लेकिन मासूम को हाथ आप नहीं लगा सकते। दिस इज फाइनल। और यही इंडियन आर्मी ने बोला है, सबसे पहले एक ब्रिगेडियर और 3 सीनियर ऑफिसर्स को बोला कि तुम कोने में हटो। इंडियन आर्मी ने हटा दिया और इसीलिए आज मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करना चाहता हूं। आप आर्म्ड सिक्योरिटी रखिए। जो भी वहां पे मंदिर के परिसर में आता है, अमेरिका में तो ठीक है, यू आर अलाउड टू टेक आर्म्ड एक्शन। अमेरिका में तो होम डिफेंस का चक्कर ही है बहुत बड़ा, कि जैसे ही आपने हथियार लेकर आए, जो आया स्प्रे पेंट करना है, अमेरिकन लॉ अलाउ करता है। ठा 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 ठा। यूएस हमें अपना क्लोजेस्ट एलाई भी मानता है, लेकिन यूएस किसी की भी तरक्की से, जो इंडिया की तरक्की हुई है ना पिछले कुछ सालों में, ये बहुत लोगों की आंखों में खटकी। हम लोग ये गलतफहमी हम लोगों को कि ये तरक्की सिर्फ दुश्मन की आंखों में खटकी, नहीं, ये दोस्तों की आंखों में भी खटकी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कश्मीर में जो एनकाउंटर हुआ दोस्तों, उसके बाद यह पता लगा है कि 3 सिविलियंस की मौत हो गई। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, थोड़ा सा कड़वा टॉपिक है, और लोग ये सोचते हैं कि इसके बारे में बात ना करो तो ये मामला चला जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इस मामले के ऊपर भी बात करना उतना ही जरूरी है, राइट? अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेटअप हो गई है, एनआईए बीच में पड़ चुका है, पैरा स्पेशल फोर्सेस अपने ऑपरेशन कर रही है, लेकिन ये जो 3 बंदे हैं ये मारे गए हैं, ये कौन है? ये समझने की जरूरत है, ये हैं कौन। पहले मैं आपको उनके नाम बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन है अभी तक जो हमें पता लगा है मीडिया के थ्रू, क्योंकि ये बातें तो बाद में पता लगेंगी। अच्छा जी दोस्तों, ये है कि मोहम्मद शौकत 22 साल, सफीर हुसैन 45 साल और शब्बीर अहमद 32 साल। इनको कहा गया है कि भारतीय सेना ने उनको डिटेन करा। इसके बाद क्योंकि भारतीय सेना को शक था कि इन्होंने मदद करी है टेररिस्ट की, उनको डिटेन करा। उसके बाद ये मरे पाए गए, राइट? उसमें से एक का भाई फौज में भी था। ये गुजर कम्युनिटी के हैं, जो जम्मू और कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे रहते हैं। पेस्टोरल लोग हैं ये, इधर से उधर ले जाना, भेड़ बकरों को चराना, ये सब ये इनके पुश्तैनी काम है जो उधर रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये चीज है। सबसे पहले मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो कि ये लोग टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, राइट? दूसरी चीज, ये तो इंक्वायरी ही बताएगी। तो आज की तारीख में मैं बोल दूं ये सही है गलत है, ये भी मेरा कहना गलत होगा। जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी सामने निकलेगी, और इंक्वायरी फौज की नहीं, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी होनी चाहिए इसके ऊपर। और जब वो इंक्वायरी होगी तब पता लगेगा फैक्ट्स क्या हैं। दोस्तों, अगर इन्होंने आतंकवादियों की मदद करी, अगर सच में यह पता लगा कि आतंकवादियों की मदद करी है, तो फिर जो हुआ ठीक हुआ। कैसे भी हुआ, लीगल था इलीगल था कोई बात नहीं, वो ठीक हुआ अगर उन्होंने आतंकवादियों की मदद करी। और अगर ये इनोसेंट हैं, ये मासूम हैं, अगर इनका कोई लेना देना नहीं है आतंकवादियों के साथ, तो फिर बॉस, तो फिर जिन्होंने ये करा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेट मी बी वेरी क्लियर। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अब आप लोग सरप्राइज्ड होंगे, आप लोग सोचेंगे कि मेजर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना, मैं ये किस्सा पहले भी सुना चुका हूं आपको। मैं आपको आज एक किस्सा दोबारा सुनाता हूं। जब 2017 में मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट जाना था, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक टॉक देने के लिए, तो मुझे जनरल बिपिन रावत ने बोला, जनरल साहब ने, मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने बोला सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उस वक्त 2017 में अक्टूबर की बात है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे ऑफ द इंडियन आर्मी, बाद में सीडीएस बने, आपको स्टोरी बताइए। तो मैं गया फिर जनरल बिपिन रावत सर से मिलने, और मैंने पूछा कि सर मैं वहां पे जा रहा हूं हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहां पे बाहर मीडिया भी होगा, अंदर तो नहीं, बाहर होगा मीडिया, वहां पे और लोगों के सवाल जवाब होगा, मैं बोलूंगा क्या? क्योंकि मुझे उनको कोई तो बात बतानी पड़ेगी। जब वो बोलेंगे क्या वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए थे, हमने सुने थे, क्या वहां पे गलत चीज हुई कि नहीं हुई, वो मुझसे पूछेंगे। उस वक्त मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मुझे किस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए। एक्चुअली मैं सुषमा जी के पास, सुषमा स्वराज जी से मिलना चाह रहा था, लेकिन शी वॉज ट्रैवलिंग, मैं उनसे मिल नहीं पाया। अब फौजी हूं तो क्या करता मैंने बोला आर्मी चीफ से गाइडेंस ले लेता हूं। सो आई रिक्वेस्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ही वॉज वेरी काइंडली इन्वाइटेड। गौरव बैठो। उन्होंने बोला कि देखो गौरव, अगर वो कहते हैं कि कुछ गलत हुआ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं, तो तुम मना मत करना वहां पे सबके सामने। मैंने बोला सर ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर मना ना करूं, कहना मना मत करना, तुम्हारा काम है सच है, जो सच है बोलो, सच कितना भी कड़वा है तुम बोल दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और यह भी बताना कि जिन्होंने गलती करी हमने उनको सजा दी है। गलती हुई है, ऐसा नहीं हो सकता कि 30-40 साल से फौज डिप्लॉयड हो, वहां पे काइनेटिक ऑपरेशंस चल रहे हों,
और वहां पे कोई गलती ना हो फौज से, ऐसा नहीं हो सकता है। गलतियां होती हैं, पर क्या उन गलतियों की सजा मिलती है? सजा भी मिलती है। उन्होंने बोला कि तिहाड़ जेल में लोग हैं अभी भी बंद, या कोई और जेलों में जहां पे उनको सजा मिली होगी, देर और इसकी लिस्ट है लोगों की जिनको सजा मिली है कश्मीर में। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोस्तों, इंडियन आर्मी ने, अब खबर आ रही है मीडिया में कि इंडियन आर्मी ने एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, राइट, यानी कि एक ब्रिगेडियर और 3 अफसरों को हटा दिया है अपनी पोजीशन से। भारतीय सेना ने सबसे पहला कदम यह उठाया कि भाई इंक्वायरी होगी। अब जो लोग ये मानते हैं कि उसमें इन्वॉल्व हैं, अगर वो पावर की पोजीशन पर बैठे हैं तो वो इंक्वायरी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। सबसे पहले उनको हटा दिया कि आप कोने में बैठिए, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी। दोस्तों ये चीज है ना, देखिए जो हुआ अभी बाद में पता लगेगा, टेररिस्ट के साथ थे नहीं थे, ठीक है, पर अगर टेररिस्ट के साथ ये लोग नहीं थे और ये जो थे बंदे जिनको मारा गया, अगर ये मासूम हैं तो इनको मारना बिल्कुल गलत है। आप मासूम बंदे को हाथ नहीं लगा सकते। जो आतंकवादी है उसको ठोको, उल्टा लटका के ठोको सवेरे शाम, कौन मना कर रहा है तुम्हें? लेकिन मासूम को हाथ आप नहीं लगा सकते। दिस इज फाइनल। और यही इंडियन आर्मी ने बोला है सबसे पहले, एक ब्रिगेडियर और 3 सीनियर ऑफिसर्स को बोला कि तुम कोने में हटो। इंडियन आर्मी ने हटा दिया, और इसीलिए आज मैं इंडियन आर्मी को सैल्यूट करना चाहता हूं। देखिए, मुझे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ना इस मामले के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत उछल रहा है, बहुत पाकिस्तानी मीडिया जंप कर रहा है इस मामले के ऊपर कि क्या हो गया, कैसे हो गया, तशद्दुद हो गई, ये हो गया वो। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि तुम लोग इतने मुनाफिक हो, इतने गलीज, इतने गंदे लोग हो, और तुम्हारी फौज तुमसे भी गंदी। कितने तुम्हारे जर्नलों को, कितने तुम्हारे कप्तानों को, मेजरों को, कर्नलों को और तुम्हारे ब्रिगेडियर्स को सजा मिली 1971 में, जो तुमने ऑपरेशन सर्च लाइट करा था। 30 लाख बंगाली मार दिए, 1 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप करा, कितनों को सजा मिली बताओ? तुमने बलूचिस्तान साफ कर दिया, कितनों को सजा मिली बताओ ना? हमें तो ये जितने भी, देखो भारतीय सेना में जो सजा मिल रही है वो इंडियन आर्मी खुद ही सजा दे रही है। इंडियन आर्मी ये नहीं कह रही कि बाहर से कोई आएगा, कोई जज अपॉइंट होगा, फिर जज बोलेगा मिलॉर्ड क्या है वकील। नहीं, हमने पहले ही निपटा दिया, ये गंदा काम इसने करा, आउट, इसको डालो जेल में। वो बाद में अपना लड़ता रहा जो भी केस लड़ना। इंडियन आर्मी ने, देखिए मैं इसीलिए कहता हूं, द इंडियन आर्मी इज नॉट जस्ट अ पावरफुल आर्मी, इट्स ऑल्सो मॉरल आर्मी। ये मॉरलिटी दिखाती है, ये मर्यादा है। यही मैं आपको बात समझाना चाहता हूं। थोड़ी सोच वाली बात है दोस्तों, सोच वाली, दिमाग लगाने वाली और दिल वाली बात है ये, समझना। जो पाकिस्तानी मीडिया इतना उछाल रहा है मामला, मैं पाकिस्तानी मीडिया से यह कहता हूं कि यार एक बात बताओ ना, तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारी फौजों ने पूरे बलूचिस्तान को खाली कर दिया। तुम लोगों ने अपने लोगों के खिलाफ काइनेटिक ऑपरेशंस करे नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में। तुमने खैबर पख्तूनख्वा में खून की नदियां बहा दी। तुमसे किसी ने, कौन सा ऐसा बंदा है यार जिसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए पाकिस्तानी आर्मी में सजा मिली हो? कोई होगा ना, कोई बताओ ना नाम कि ब्रिगेडियर फलाना, जनरल फलाना, कप्तान फलाना, मेजर फलाना, लेफ्टिनेंट कर्नल फलाना, कर्नल फलाना। कोई ढिमका होगा, कुछ कोई सिपाही होगा, कोई नायक होगा, कोई हवलदार होगा, कोई नायब सूबेदार होगा, कोई सूबेदार होगा, कोई सूबेदार मेजर होगा, कोई तो होगा भाई, कोई तो होगा तुम्हारी फौज में जिसने, तुमने पब्लिकली बोला कि यार इस बंदे ने गलत काम करा, टांगो इसको। आप नहीं मासूमों को मार सकते। मासूमों को मारना, चाहे यहां पे मारे गए वहां पे, दोनों जगह गलत है। और क्राइम हर जगह होता है, बुरी चीज हर जगह होती है, अमेरिका में भी होती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सजा किसने दी, सजा किसने दी, इंक्वायरी किसने करी? सबके सामने, जग के सामने बोला कि भाई एक ब्रिगेडियर को और 3 कर्नल्स को हटाओ। यह हिम्मत किसने दिखाई? दिस इज मॉरल करेज लेडीज एंड जेंटलमैन। और यही बात आज की तारीख में, ठीक है, आपको खुश होना चाहिए अपनी फौज के ऊपर, आपको गर्व करना चाहिए अपनी फौज के ऊपर। आपकी ऐसी फौज है जिसने सही और गलत के बीच में उनको फर्क पता है कि अगर किसी ने सही करा है तो उसको शाबाशी देनी है, जिसने गलत करा है उसके खिलाफ एक्शन लेना है। टुडे आई वुड लाइक टू सैल्यूट द इंडियन आर्मी, टॉप मार्क्स, वेरी वेल डन। आई एम सो प्राउड फॉर हैविंग worn the uniform and served in this wonderful army. This is what the army has done. They have taken immediate action. है पाकिस्तानियों की इतनी औकात? बताओ। जिसने इसका कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ दिया उस पर तो एक्शन ले नहीं पाए ये लोग। डॉन न्यूज, जियो में, ये सब बकवास हैं, ये सब बकवास कर रहे हैं।
अच्छा जी, फिर से जम्मू और कश्मीर में आते हैं। रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस मोहम्मद शफी ये रिटायरमेंट के बाद ये मस्जिद में काम करने लगे। ये अजान देते थे, ये हर रोज जाते थे और इनका यही काम था। मतलब उन्होंने बोला कि मैं फिर इस खिदमत में, मस्जिद की खिदमत में मैं लग जाऊंगा। उन्होंने अपनी नौकरी वोकरी अच्छी तरीके से करी और वो मस्जिद की खिदमत में लग गए। टेररिस्ट ने, राइट, ये मोहम्मद शफी साहब हैं, इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी। ये कहां पे हुआ? गंथमुला विलेज इन नॉर्थ कश्मीर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। बारामूला में ये कांड हो गया। एक इनोसेंट आदमी की हत्या कर दी और वो निहत्था था। आतंकवादी आए, आतंकवादियों ने ठोक दिया। कोई कंडेम नहीं कर रहा, कोई कंडेम नहीं कर रहा दोस्तों। नोबडी इज कंडेमिंग। समझ रहे हैं? दोगला मेयर, मुनाफकत, हिपोक्रेसी इसको कहते हैं। मोहम्मद शफी ने इस देश की पूरी उसने खिदमत करी, वर्दी की खिदमत करी उसने अपनी ड्यूटी की खिदमत करी। वो मस्जिद जा रहा था, अजान दे रहा था मस्जिद में, उसको आतंकवादियों ने मार दिया। कोई कंडेम नहीं कर रहा। सो सैड। अच्छा, फिर से जम्मू की खबर है कि 2 ड्रोन ड्रॉप पैकेट्स विद आर्म्स एंड कैश। यहां पे फिर पाकिस्तान एक्टिव हो गया दोस्तों। और ये गांव है चन्नी देवानो। ये खौर एरिया है नियर लाइन ऑफ कंट्रोल इन अखनूर सेक्टर। अखनूर यानी कि जम्मू, साउथ ऑफ पीर पंजाल, जम्मू के एरिया में ये काम हुआ है। और ये कल 7:50 सुबह ये हुआ था कि ड्रोन से ये सब फेंका गया था। इसके अंदर हथियार थे, हथियार फेंके गए थे। इसके अंदर कैश फेंका गया था और ये सब चीजें फेंकी गई थी, जिसमें कि फिर से बॉर्डर वहां पे एक्टिव हो गया है कि पाकिस्तान पहले बंदे भेजता था, अब क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल बड़ी तगड़ी हो गई है, वहां पे हर चीज की फेंसिंग हो गई है, ये हो गया, वो दुनिया भर के ट्रूप्स लग गए वहां पे, अब बंदे का आना बहुत मुश्किल है। तो ये क्या करते हैं, ड्रोन से भेजा, रिलीज करा बटन दबा के, फिर ड्रोन वापस आ गया। ड्रोन वहां पे क्रैश भी कर गया। हाउ डज दैट मैटर? क्या फर्क पड़ता है? 1 लाख, 1.25 लाख का ड्रोन होगा, 60-70 हज़ार का ड्रोन होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? और भाई असली मैटर तो ये है कि उसमें करोड़ों का सामान जा सकता है। आप ड्रग्स बेच रहे हैं, आपने 1 किलो ड्रग भेजे, 2 किलो ड्रग्स भेजे आपने, आप समझ लीजिए आपने हथियार भेजे, आपका काम पूरा हो गया। तो ये AK-47, उसकी मैगजीन, उसका एम्युनिशन, पिस्टल, ड्रग्स, कैश, सारी गलत चीजें वहां से बॉर्डर से आती हैं पाकिस्तान के थ्रू। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं अमेरिका। और अमेरिका की ये बात है कि जो यूएस लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने बोला है कि श्री स्वामीनारायण मंदिर हिंदू टेंपल इन नेवाक, कैलिफोर्निया, जिसको वैंडलाइज करा था, उसको उन्होंने कंडेम करा है। बोला है कि बिल्कुल गलत हुआ है। यूएस लॉ मेकर्स इंक्लूडिंग इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन जैसे रो खन्ना है या राजा कृष्णमूर्ति है, इन्होंने स्ट्रांगली कंडेम करा है। यार मैं तो रो खन्ना को यह बोलना चाहता हूं कि बॉस, आप जिनके साथ आप ताथैया करते हो ना, ठीक है, आपने कंडेम करा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, ताथैया करते हो, जिनके लिए आप कमेंट्स करते हो, तो ये भी देख लो, दोनों तरफ से गेम मत खेला करो यार। मैं रो खन्ना के लिए बोल रहा हूं स्पेशली, डोंट प्ले ऑन बोथ द साइड्स, बीच में गिरोगे। वैंडलिज्म को डिनाउंस करा डिस्पिकेबल एंड डिसग्रेसफुल बाय लॉ मेकर्स। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी, कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया इन सैन फ्रांसिस्को, इन्होंने भी कंडेम करा। अच्छा, सब लोगों ने कंडेम करा। एक्शन के लिए ये कोई नहीं बता रहा, सब लोगों ने, बुरा है, हमने निंदा करी, किसी ने कड़ी निंदा करी, किसी ने घोर निंदा करी, किसी ने बोला कि निंदा इंटू 10, निंदा प्रो मैक्स। अरे यार एक बात बताओ यार, करना क्या है उनका, ये तो बताओ पहले। जो हमारे मंदिरों को ऐसा कर रहे हैं, उनका करना क्या है? आपको लग रहा है कि आपने अंग्रेजी में निंदा करी, उनको तो इंग्लिश भी नहीं आती पढ़नी, उनको तो पता ही नहीं है कि आपने निंदा करी है। और अगर उनको पता भी चल गया निंदा करी है खालिस्तानियों को, तो होना क्या है? वो रुक जाना है उन्होंने। क्या उन्होंने रुक जाना है? क्या उन्होंने ये काम करने से मतलब अपने आप को, विल दे स्टॉप? तो बॉस, उनका कोई इलाज तो करना है, आपको उनका इलाज करना पड़ेगा ना। आपको थोड़ा सा उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, उनमें नई सॉफ्टवेयर डालनी पड़ेगी आपको। तो भारत को एक स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी। देखिए, निंदा विंदा से 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ये सब बेकार की बातें हैं। हमने निंदा करी, उन्होंने निंदा करी, उनका बैंड कौन बजा रहा है, मैं ये सुनना चाह रहा हूं कि जी हम ऐसे बैंड बजा रहे हैं उनका।
मार मार के सुअर बना देंगे खालिस्तानियों को कि आगे से कुछ नहीं कर पाए वो। या तो ऐसा प्लान बताओ। उनको सुअर बनाने का प्लान कोई बता नहीं रहा है। हमने निंदा करी, हमने ट्वीट कर दिया, तुम्हारे ट्वीट से फर्क पड़ रहा है। वो कल फिर आएंगे मंदिर के अंदर, फिर कुछ करेंगे, फिर तुम कहोगे हम कड़ी निंदा करते हैं, फिर वो कुछ करेंगे, फिर स्प्रे पेंट करेंगे, कल मूर्तियां तोड़ देंगे वो लोग, फिर तुम कहोगे हम घोर निंदा करते हैं, फिर वो मंदिर में आग लगा देंगे, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट में उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल फेंक दिया था किसी मंदिर में, भगवान ना करे कल वो आग लगा देंगे, फिर तुम बोलोगे निंदा प्रो मैक्स। ओ भाई साहब, ये निंदा विंदा के गेम से बाहर निकलो। आप निंदा के गेम से बाहर निकलो, आप उनको सुअर बनाओ खालिस्तानियों को। मैं ये नहीं बताना चाहता कैसे बनाओ, लेकिन मेरे पास हैं 2-3 बड़े तगड़े आइडिया। इनको आपको देखो, 2-3 चीजें आप कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं छोटी सी बात, और ये मैं इनकरेज करूंगा जो लोकल इंडियन कम्युनिटी है, राइट, आप लोग पैसा इकट्ठा करो। यू आर वेरी वेल्दी, यू आर अमंग्स द मोस्ट वेल्दी ऑफ ऑल दी एथनिक ग्रुप्स इन द यूएस, ठीक है। आप लोग पैसा इकट्ठा करो, और आप में से कोई भी है जिसका कनेक्शन है लोकल माफिया से, राइट, आप लोकल माफिया से बात करिए। ये नेवाक कैलिफोर्निया में भी माफिया होगा। ये जितने भी ये कोलंबियंस हैं, रशियंस हैं, मैक्सिकन्स हैं, कोई अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, वाइट्स भी हैं वहाँ पे, सबके गैंग्स बने हुए हैं यार। जिसका इलाका है उसको पैसा दो। देखिए, आप अगर ये कहते हैं कि अमेरिका में हम क्या कर लेंगे, अमेरिका के कानून हमें अलाउ नहीं करते, ठीक है जी। आप फिर ये कह रहे हैं कि साहब ये पन्नू का भी मामला चल रहा है और बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है डिप्लोमेसी में इंडिया और यूएस के बीच में, ये भी आप कहेंगे। तो भाई आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे फिर अपने मंदिर? ये जो आप पैसे कमा रहे हो, मैं यूएस के हिंदुओं को बोल रहा हूं कि भाई जो आप पैसे कमा रहे हो, पैसे किस काम के यार? आपने मंदिर बना दिया, पर जो आप लाखों करोड़ों कमा रहे हो किस काम के हैं? अगर धर्म की रक्षा आप ना कर पाओ तो धर्म की रक्षा आप कैसे करोगे? आपने सीसीटीवी लगा दिया, वो चेहरे पे कपड़ा डाल के आ गया, आपको नहीं पता लगा कौन है, फिर आप क्या करोगे यार? कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, और मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना पड़ेगा। आप वहां पे जो अंडरवर्ल्ड है, जो माफिया है, आप उससे संपर्क में आइए, आप उससे बोलिए कि आपका एरिया है, माफिया वाले मारेंगे इनको, खालिस्तानियों को सुअर बनाएंगे माफिया वाले, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पकड़ में आए आप उसके ऊपर केस करिए, गंभीर आरोप लगा के केस करिए कि अगर वो जाता है और वो ट्रेसपास करता है प्रॉपर्टी में और ये सब करता है, उसका केस बनाइए। अमेरिकन लॉज आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। 5-7 साल के लिए तो वैसे ही बंदा अंदर चला जाएगा। फिर खालिस्तानियों का ये पता लगाइए कि कौन कौन जो है वहां पे इलीगली रह रहा है, उसको डिपोर्ट कराइए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, खालिस्तानी का एक इमोशन है खालिस्तानियों का, कि जान जाए पर वीजा ना जाए। अगर जो उसका वीजा लगा हुआ ना, अगर वो चला गया तो खालिस्तान के प्राण पखेरु हो जाएंगे खालिस्तानियों के। दे वैल्यू द वीजा, द पासपोर्ट, द सिटीजनशिप मोर देन देयर लाइफ। दे आर विलिंग टू ले डाउन देयर लाइफ। वो खुशी खुशी जान दे देंगे, वो अपना अमेरिकन पासपोर्ट नहीं देगा। या अगर वो इलीगली रह रहा है तो पता लगाइए, इनके पेट में लात मारी है खालिस्तानियों की, ठीक है ना। और आपको वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करके रखने पड़ेंगे मंदिरों के पास। आपके जितने भी बड़े बड़े टेंपल्स हैं आप रखिए वहां पे, आप आर्म्ड सिक्योरिटी रखिए। जो भी वहां पे मंदिर के परिसर में आता है, अमेरिका में तो ठीक है, यू आर अलाउड टू टेक आर्म्ड एक्शन। अमेरिका में तो होम डिफेंस का चक्कर ही है बहुत बड़ा, कि जैसे ही आपने हथियार लेकर आए, जो आया स्प्रे पेंट करना है, अमेरिकन लॉ अलाउ करता है। ठा 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 अमेरिकन लॉ अलाउ करता है भाई, सेकंड अमेंडमेंट, एवरीबडी शैल हैव द राइट टू कैरी आर्म्स। होम डिफेंस के तो लिए तो हथियार आते हैं वहां पे अमेरिका में, मॉलों में मिलते हैं हथियार वहां पे, क्या दिक्कत है? आप 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे लगाइए। आप इंडियंस हैं वहां पे, दुनिया भर के करोड़ों रुपए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पीट रहे हैं, किस दिन के लिए पीट रहे हैं आप? सिक्योरिटी एजेंसी हायर करिए और बोलिए साहब ये हमारा बड़ा मंदिर है, इसके अंदर 2-4 सिक्योरिटी गार्ड लगेंगे, 2-4 दिन में लगेंगे, 2-4 रात में लगेंगे। उनके पास वहां पे गाड़ी होगी, और उनको बोल दीजिए जो मंदिर के अंदर आता है रात को, अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता, जो भी ऐसी हरकत करता है, शूट। अमेरिकन लॉ अलाउज इट। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, अमेरिकन लॉ अलाउ करता है। यू आर अलाउड एज सेल्फ डिफेंस, यू कैन शूट। यू शुड हैव सिक्योरिटी गार्ड्स देयर। उस मंदिर के परिसर में आप पूरा का पूरा अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा के, मोशन सेंसर लगा के उसको फोर्ट्रेस बनाइए। कैसे हो सकता है कि आप लोग वहां पे बैठे हैं, दुनिया भर का पैसा है, आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग साइंटिस्ट हैं, आप लोग, मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूं, आप लोग वहां पे टॉप आईटी जार्ज हैं, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? बहुत पैसा इकट्ठा करो, पैसा फेंको, तमाशा देखो, ठीक है। और आखिरी खबर दोस्तों आज की ये है कि यूक्रेन में
जो डिफेंस डील हुई है, एक यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री का बंदा है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल, जिसने $40 मिलियन चेप दिए, गायब। $40 मिलियन उसने गड़क लिए हैं एक आर्टिलरी के USD 40 मिलियन आर्टिलरी डील को। आर्टिलरी की एमुनेशन थी और आर्टिलरी की एमुनेशन में उसने पैसे खा लिए हैं। अगर वो गिल्टी प्रूव होता है तो वो 15 साल की उसको कैद मिलेगी बामशक्कत। अच्छा, इसमें चक्कर एक और है, यूक्रेन में तो चल रहा है बॉस, मेजर मामला चल रहा है यूक्रेन में करप्शन का। इसमें जेलेंस्की भी शामिल है, उसके मंत्री भी शामिल हैं, सब लोग। तो जितना आप यूक्रेन को समझ रहे थे ना ब्लैक एंड व्हाइट, डेविड अगेंस्ट गोलायत, एक कमजोर आदमी एक तगड़े पहलवान से लड़ रहा है, चलो हम कमजोर का साथ दें, ऐसा भी नहीं है। वहां पे लोग हैं जो दुहारे हैं बिल्कुल, ठीक है। बहुत ज्यादा वहां पे भी काम चल रहे हैं ये सब यूक्रेन में। सेमर हर्ष का आर्टिकल है, मैं फिर से स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। सेमर हर्ष इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम इन जियोपॉलिटिक्स, द मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम फॉरेन अफेयर्स जियोपॉलिटिक्स में। सेमर हर्ष से बड़ा कोई नाम नहीं है। सेमर हर्ष लिखता है ये आर्टिकल, कह रहा बिल्कुल इन्होंने कर रखा है वहां पे, जिसको क्या है, नदी करप्शन की बहरी है यूक्रेन में। सारा पैसा गायब हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। बस ये बेचारे बन जाते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर देते हैं, लोग पैसा दे रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं वहां पे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। और जो पहला सवाल है वो है अजय जी का। अजय जी कहते हैं कि मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर फॉसिल फ्यूल का दुनिया में कोई डिमांड ना हो, यानी कि कल अगर दुनिया कहे कि जी हमें पेट्रोल डीजल चाहिए नहीं, फॉसिल फ्यूल यही होता है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, दुनिया कहता है जी हमें चाहिए ही नहीं, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स हमारे पास आ गया है, तो हाउ द वर्ल्ड ऑर्डर विल चेंज इन टर्म्स ऑफ रेडिकलिज्म एंड टेररिज्म। अजय जी आपने बहुत खतरनाक सवाल पूछ लिया, बहुत खतरनाक आपने सवाल पूछ लिया, बहुत खतरनाक। स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टोरी ये है कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। और मैं कहता हूं वर्ल्ड ऑर्डर कब चेंज होगा, जिस दिन, ये तो बात छोड़ दीजिए, जिस दिन आप एक ऐसी कार दे पाएं, ऐसी कार दे पाएं, जैसे अभी कार है, आप ये कहते हैं सिंगल चार्ज में चलती है 300, 350, 400, 500 किलोमीटर तक भी आम कारें। जिस दिन आप सस्ती टेक्नोलॉजी दे पाएं कि एक कार 5 मिनट में चार्ज हो जाए और वो 5000 किलोमीटर, ये होगा आगे चल के, ये भी होगा, यानी कि एक कार 3, 4, 5 मिनट में पूरी चार्ज हो जाए और वो 5000 किलोमीटर विदाउट रिचार्जिंग वो कार चले फुल स्पीड पे, एसी वेसी चला के, जो लोड डाल सकते हो डालो, वो सब करके। द वर्ल्ड ऑर्डर विल स्टार्ट चेंजिंग एंड शेकिंग। ऑयल के पीछे तो लड़ाइयां हैं भाई, ऑयल के पीछे तो इराक का इन्वेजन ऑयल के पीछे है। ये जितना भी एक्सपोर्ट है और वहाबी एंड सलाफी आइडियोलॉजी, दैट इज बेस्ड ऑन ऑयल रेवेन्यूज एंड ऑयल मनी। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ऑयल यार हमारी दुनिया में। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप ऑल्टरनेट एनर्जी की बात करो तो आप ये देखना ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा कि ये क्या हो गया, मत करो, क्योंकि उनका इंपॉर्टेंस उसी से, ऑयल का। अमेरिका लड़ाई ऑयल के चक्कर में लड़ रहा है आधी। एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर ऑयल। जिस दिन आपने ऐसी बना दी, मैं बता रहा हूं, हवाई जहाज आपने लगा दिए कि जी 100-200 बंदे बैठेंगे, ये हवाई जहाज 5 घंटे, ज्यादा नहीं, ये 5 घंटे हवाई जहाज उड़ सकता है, अच्छी सर्विस दे सकता है 5 घंटे बिना रिफ। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स 18-18 घंटे, नहीं, वो बाद में होगा किसी दिन। ये सिर्फ बिजली से हवाई जहाज चल सकता है 5 घंटे, यानी कि भारत के अंदर कहीं भी, और लोकल श्रीलंका जा सकता है, नेपाल जा सकता है, बांग्लादेश जा सकता है, थाईलैंड जा सकता है, या फिर आपने दुबई भेज दिया, या आपने सिंगापुर भेज दिया, आपने आसपास भेज दिया, आपकी आधी स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाएगी। आधी नहीं, 70-80% आपकी स्टोरी यहां पे खत्म हो जाएगी। ये चक्कर ही ऑयल का है। बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी, ब्रिलियंट। चंद्रकांत जी कहते हैं कि क्या भारत डिफेंस रिसर्च में कम पैसा खर्च कर रहा है? क्या आपको लगता है कि डीआरडीओ का जो बजट कम करा वो काउंटर प्रोडक्टिव डिसीजन है? एक सेपरेट बजट फॉर डीआरडीओ इन एडिशन टू द रेगुलर, नहीं, ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ का बजट कम करा है, नॉट एट ऑल। आई डोंट थिंक डीआरडीओ का बजट कंट्रोल करा है, कम करा है। बट हाँ, क्या हमें डिफेंस रिसर्च में और पैसा डालना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए, आई एग्री विथ यू, और पैसा डालना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम लोग उतने, अब पहले से बहुत ज्यादा हम लोग तवज्जो देने लगे। पहले तो बिल्कुल नहीं देते थे, अब देने लगे बहुत ज्यादा, और ज्यादा जरूरी है। वेस्टर्न कंट्रीज से हर चीज क्यों निकल रही है? हर चीज वेस्ट से क्यों निकलती? क्योंकि वो लोग R&D पे बहुत पैसा खर्च करते हैं।
और वो ये नहीं कहते कि आज हमने पैसा डाला तो कल हमें इसका चाहिए रिटर्न। वो पैसा डाला 20 साल के लिए भूल गए। एक दवाई निकालते हैं वो, एक दवाई 20 साल की रिसर्च के बाद, और सारे साइंटिस्ट को पूरी फैसिलिटी मिल रही है, पैसे भी बढ़ रहे हैं हर साल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है उनका। 20 साल में एक दवाई निकालते हैं, मैटर्स ऑफ 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट निकाला उससे, पूरी दुनिया की भलाई भी करी, मदद भी करी। यू हैव टू स्पेंड ऑन R&D। संकेत ठाकुर, जय श्री राम मेजर साहब। जय श्री राम संकेत जी। मैंने आपसे पूछा कि जो बलूचिस्तान में भी हो रहा है वही बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि ये इंडिया पे कैसे इंपैक्ट करेगा इश्यू ऑफ इमिग्रेंट्स? नहीं, इश्यू ऑफ इमिग्रेंट्स जो बलूचिस्तान में हो रहा है उससे इंडिया पे जीरो इंपैक्ट है, क्योंकि बलूचिस्तान का बॉर्डर नहीं मिलता। ईस्ट पाकिस्तान का तो भारत से बॉर्डर मिलता था, जो बांग्लादेश है ना उसका भारत से बॉर्डर मिलता था। अगर बलोच भाग के भी आना चाहें भारत, किस प्रकार से आ सकते हैं? बीच में पूरा समुंदर है, राइट? एक तरफ उनके ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ पाकिस्तान है, इधर समुंदर है। तो भारत से उनका कोई बॉर्डर मिलता नहीं है, राइट? अगर कोई समुद्र के रास्ते आना चाहे तो वो 1% होंगे, वो तब की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि ईस्ट। दैट वाज अ सेपरेट मैटर इन टर्म्स ऑफ रेफ्यूजी इनफ्लक्स, दैट वाज अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। नितिन जी पूछते हैं कि पन्नू जो है वो इंडिया को पब्लिकली थ्रेटन कर रहा है और यूएस में रह रहा है, यूएस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जबकि यूएस कह रहा है कि वो हमारे क्लोजेस्ट एलाय हैं। इंडिया मस्ट एस्केलेट दिस इन द यूएस एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट व्हाट एक्शंस दे आर टेकिंग। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन इंडिया यूएस रिलेशनशिप। बिल्कुल ठीक बात है नितिन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई हमें लगातार धमकी दे रहा है। कल अगर मैं ही यहाँ पे धमकी दे दूँ यूएस प्रेसिडेंट को, तो यहाँ पे एम्बेसी में पूरा हल्ला हो जाएगा, यूएस एम्बेसी में, और वो फॉरेन अफेयर्स में चले जाएंगे कि ये हो रहा है। लेकिन देखिए ना, बात ये होती है कि यूएस हमें अपना क्लोजेस्ट एलाय भी मानता है, लेकिन यूएस देखिए किसी की भी तरक्की से, जो इंडिया की तरक्की हुई है ना पिछले कुछ सालों में, ये बहुत लोगों की आंखों में खटकी। हम लोग ये गलतफहमी है हम लोगों को कि ये तरक्की सिर्फ दुश्मन की आंखों में खटकी, नहीं, ये दोस्तों की आंखों में भी खटकी है, और दोस्तों को ज्यादा दिक्कत हुई है। ये पन्नू वन्नू कुछ नहीं है, पन्नू एक हुक है। पन्नू को मारा, पन्नू को मारने के साथ चलो भारत के ऊपर प्रेशर डाले, दैट्स इट। और इससे ज्यादा पन्नू उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना? जिस दिन उनको ऐसा लगेगा कि पन्नू उनके लिए यूजलेस है, वो खुद ही इंडिया को बोल देगा पन्नू इस घर में रहता है, ये बेसमेंट में छुप के बैठा है, जरा देख लेना इसको। वैसे हमें पता है पन्नू कहाँ रहता है, दैट्स नॉट द पॉइंट। और भगवान पन्नू को बहुत लंबी, मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, आई वॉन्ट यू टू हैव 100 साल की उम्र, ठीक है? आई प्रे फॉर योर लॉन्ग लाइफ, कीप प्रोवाइडिंग अस विद एंटरटेनमेंट। लेकिन बात यह है कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि फॉरेन अफेयर्स में और जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ मुल्क के फायदे होते हैं। अमेरिका अपना फायदा देख रहा है, और अमेरिका एक तरफ भारत को कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ हुक का इस्तेमाल कर रहा है, खालिस्तानी सेपरेटिज्म का। ठीक है जी, तो दोस्तों यहां पे मेरा होता है वीडियो खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, खासतौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप भी प्लीज सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।